नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हम जो है वो सी टेट की सीरीज से जुड़े हुए हैं। सी टेट में हम क्या कर रहे हैं, सी टेट में हम एसएसटी वाला जो पार्ट है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सी टेट में एसएसटी वाला हम पार्ट कर रहे हैं और ये सी टेट के लिए क्लास नंबर है 16। ठीक है, क्लास नंबर 16 है ये। इसके पीछे हम जो 15 क्लासेस हैं उनके ऊपर क्लासेस जो है वो अटेंड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एक होता है सीक्वेंस में, तो अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जो है वो सी टेट की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। तो हम जो है जुलाई 2025 की हम प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं सी टेट की इस सीरीज में। ठीक है, तो इस सीरीज में जो सी टेट की जो सीरीज है इसमें हम एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन भी हम पढ़ सकते थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, हम उनको लेकर भी जो है वो क्लासेस आपके लिए ला सकते थे। लेकिन मैं ये मानती हूं कि अगर आप एक टॉपिक से पढ़ोगे, अगर आप एक टॉपिक को समझकर अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है ये सी टेट की प्रिपरेशन करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को समझकर एक नोट्स बनाते हो तो आपके लिए बहुत सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको जी सीटेट के एग्जाम में बहुत बारीकी से, आपको पता है कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बारीकी से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो हम अगर टॉपिक से करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपके लिए इन टॉपिक्स जो आपको बनाती हूँ आपके लिए उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगी, एमसीक्यू भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये जो है ये हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश पढ़ रहे हैं, हमने मौर्य काल पढ़ लिया, मौर्योत्तर काल पढ़ लिया। हम जो है हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, हमने प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो पढ़ लिया है, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसके पीछे हमने पढ़ा था कि मध्यकालीन भारत में हमने पढ़ा था कि 5 ऐसी सल्तनतें जिन्होंने दिल्ली के ऊपर जो था वो अपना शासन किया था। हमने उन 5 सल्तनतों के ऊपर हमने क्लासेस जो है वो अटेंड कर ली है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी ये क्लासेस जो है वो जरूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रह सके। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जो है वो कर लें। ठीक है, तो हम जो है शुरू करते हैं। हम आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश। इसके पीछे की क्लास जो थी तो उसमें हमने पढ़ा था जो लास्ट वंश था कौन सा, लोधी वंश। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लोधी वंश में के बाद हमने जाना था कि लोधी वंश का अंत हुआ था किस प्रकार। जो लास्ट उनका शासक था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में उसने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर जो है वो पढ़ लिया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसकी और किसके बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जो कि लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, तो बाबर ने उसको हरा दिया था और भारत में जो है वो कौन से काल की, कौन से वंश की, मुगल वंश की जो स्थापना है वो कर दी थी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पे लिखा है कि मुगल जो है ये मुगल कौन थे। आखिर हमें ये भी पता होना चाहिए। हमें ये तो पता चल गया कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने, पानीपत के पहले युद्ध के दौरान। ठीक है, उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये बाबर जो मुगल थे ये थे कौन। तो मुगल जो थे ये 2 महान शासक वंशजों के वंशज थे। ठीक है, तो 2 महान शासक जो थे उनके वंशज थे। किस प्रकार से थे, ये इस प्रकार थे कि माता की ओर से ये क्या थे, माता की ओर से ये मंगोल थे। ठीक है, ये माता की ओर से मंगोल जो शासक है चंगेज खान। ठीक है, मंगोल शासक जो था चंगेज खान, जिसने की पूरे उत्तरी भारत जो था उसके ऊपर अपना शासन जो था वो जमा के रखा था, उसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ये क्या थे, पिता की ओर से ये तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, ये कौन थे, माता की ओर से ये चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो ये 2 महान जो वंश हुए हैं, एक हुआ है तुर्की का शासक तैमूर और दूसरा हुआ है मंगोल जो कि चंगेज खान था उनके वंशज थे। ठीक है, तो ये 2 महान शासकों के वंशज थे। ये खुद को मंगोल कहाने से अच्छा ये खुद को उसका तैमूर का वंशज कहाना बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि ये माता के नाम से नहीं जाना जाते थे। ये जो मुगल थे ये चाहते थे कि हमें उनके पिता के नाम से ही जाना जाए, यानी कि उनको तैमूर का वंशज ही कहा जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि उनको माता की ओर से चंगेज खान का वंशज कहा जाए, ये चाहते थे कि उनको तैमूर का वंशज ही माना जाए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो
मुगल थे ये तैमूर के वंशज कहाना बहुत अच्छा समझते थे, खुद को गर्व समझते थे, लेकिन माता की ओर से कि चंगेज खान के वंशज कहाने के लिए खुद को एक बहुत हीन भावना से देखते थे कि हम क्यों चंगेज खान के वंशज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि ये दो महान वंशजों के वंशज थे, तो कौन थे? मंगोल और सॉरी चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मुगल थे कौन। अब मुगल वंश की जो स्थापना है ये बाबर ने की है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मुगल वंश की संस्थापक कौन हुए? बाबर हुए। ठीक है, बाबर ने ही पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और मुगल वंश की जो स्थापना है वो भारत में कर दी थी। अब इसे भारत का धन धान्य जो थी ख्याति से प्रभावित होकर भारत की में प्रवेश किया था। अब यहां से हमें पता चलता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि कोई भी, चाहे अरब हुए, हूण हुए, शक हुए, तुर्क हुए, ये जितने भी थे, इन्होंने किसी ना किसी अपने लाभ, पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की ख्याति चाहिए होगी, चाहे उन्हें धन चाहिए होगा, चाहे उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना होगा, वो किसी न किसी पर्सनल लाभ के लिए भी भारत के ऊपर आक्रमण करते थे। तो ये जो बाबर था, इसने क्यों भारत के ऊपर आक्रमण किया था या भारत पर अपना शासन जो है वो क्यों जमाया था? क्योंकि बाबर ने सुना था कि भारत जो है वो एक धन धान्य से परिपूर्ण देश है। ठीक है, तो भारत के ऊपर ये जो बाबर था, इसने धन धान्य की ख्याति से प्रभावित होकर भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, ये मानता था कि जैसे कि आपको पता है कि भारत को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, भारत को एक सोने की चिड़िया जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पर उसके भारत के धन धान्य की ख्याति से प्रभावित होकर, कि भारत के धन धान्य का जो बहुत ज्यादा शोर है वो हर देश में, हर राज्य में, हर साम्राज्य में होता था, तो वहां उस ख्याति से प्रभावित होकर जो था वो बाबर ने क्या किया था? बाबर ने भारत में जो था वो प्रवेश किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबर भारत में क्यों आया था। तो बाबर भारत में जो आया था वो धन धान्य की, भारत के धन धान्य की ख्याति के कारण भारत में आया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर का जो शासन काल था वो 1526 से लेकर 1530 तक ही था। ठीक है, 1526 से लेकर 1530 तक ही था, यानी कि 4 से 5 साल का ही इसका शासनकाल था। तो 1526 में इसने क्या किया था? ये जो था, ये बाबर का जन्म जो था वो 1483 में फरगना में हुआ था। कहां पे हुआ था? फरगना में हुआ था इसका जन्म 1483 में। तो ये याद रखना है, जन्म जो था वो 1483 में फरगना में हुआ था। अब 1494 में, जब ये 1483 में अगर इसका जन्म हुआ, तो 1493 में ये कितने वर्ष का हो गया? ये हो गया 11 वर्ष का। जब बाबर 11 वर्ष की आयु में था तो उसने फरगना की राजगद्दी पर ये बैठ गया था। ठीक है, तो लगभग 11 वर्ष की आयु में ही, 11 वर्ष का बालक आप जान सकते हो कि कितना सा होगा, बहुत छोटा सा एक बालक था जिसके ऊपर ये राजगद्दी के ऊपर या राज्य की जो जिम्मेवारी थी वो सौंप दी गई थी। ठीक है, तो लगभग 11 वर्ष की आयु में ही बाबर जो था वो फरगना की राजगद्दी पर जो था वो बैठ गया था। ठीक है, तो कौन सी ईयर में? 1494 में, जब ये 11 वर्ष का था तब ये फरगना की राजगद्दी पर जो था वो बैठ गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं बाबर की बात। ठीक है, आगे आता है कि बाबर जो था, इसने पानीपत का प्रथम युद्ध, अब इसके बारे में मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध 1529 में अफगानों को हराया था। ठीक है, तो ये जो बाबर था, ये किसी भी युद्ध को लड़ने जाता था, तो ये बहुत, मतलब ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जिसमें ये पराजित हुआ होगा। तो बाबर क्या होता था? बाबर जो था वो हर युद्ध में विजयी ही होता था। ये कोई भी इसके सामने होता था उसको हरा के ही मानता था। ठीक है, तो बाबर की हम बात कर रहे हैं। बाबर जो था, इसने पानीपत का पहला जो युद्ध था 1526 में, इसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और जो मुगल वंश था उसकी स्थापना जो थी वो भारत में कर दी थी। उसके बाद 1527 में भी इसने खानवा का युद्ध लड़ा था, इसमें राणा सांगा को इसने पराजित कर दिया था। तो ये युद्ध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज अगर आप मेरी क्लास में आ ही गए हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं उनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर लिखें। ठीक है, तो ये जो है ये राणा सांगा था। तो खानवा का युद्ध हमें पता चल गया बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो था वो विजयी रहा था। 1527 में ये युद्ध हुआ था खानवा का। ठीक है, आगे आता है घाघरा का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। घाघरा का जो युद्ध था ये 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। तो इसमें भी बाबर जो था वो विजयी रहा था। ठीक है, इसी तरह से बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें सभी में बाबर जो था वो विजयी ही रहा है।
ठीक है, बहुत कम हुआ है कि बाबर हार गया हो, लेकिन बाबर जो था वो विजयी ही रहता था। आगे आते हैं, बाबर ने क्या किया था, बाबर ने मुवैयान, ठीक है, कौन, क्या नाम था, मुवैयान नामक पुस्तक नवीन पद्य शैली में उसने लिखी थी। बाबर जो था इसने एक मुवैयान, क्या नाम था, मुवैयान, ये आपने जरूर लिख लेना है। मुवई नाम की एक पुस्तक लिखी जिसको पद्य शैली में इसने लिखा, नवीन पद्य शैली में इसने लिखा। तो पद्य शैली आपको पता है क्या होती है, जैसे कि गाने का जो स्टाइल होता है उसमें होती है एक तो होता है गद्य शैली जिसमें नाटक आते हैं, कहानियां आती हैं, उस प्रकार से इसने नहीं लिखा, इसने लिखा एक गाने या कविता की फॉर्म में। इसने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जिसे मुवैयान कहा गया, जिसको आज भी मुस्लिम कानून की पुस्तक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थी बाबर के टाइम में मुस्लिम का जो कानून होता है उसकी पुस्तक जो थी वो पद्य शैली में, नवीन पद्य शैली में इसने इसका निर्माण किया था। तो इसकी रचना की थी मुवैयान की। तो इसने इसको जो था वो मुस्लिम कानून की पुस्तक जो था वो उसके तौर पर लिखा था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बाबर ने मुवैयान नामक की एक नवीन पद्य शैली में एक पुस्तक लिखी थी जिसको कि मुस्लिम कानून की पुस्तक जो है वो कहा जाता है। आगे आता है कि बाबर द्वारा संभल में जामा मस्जिद, अब जामा मस्जिद बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। जामा मस्जिद के बारे में भी आपने जरूर याद रखना है कि ये जो जामा मस्जिद थी इसका निर्माण जो था वो बाबर के द्वारा संभल में करवाया गया था। ठीक है, तो संभल की जामा मस्जिद जो थी ये बाबर के द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था, ये आपने जरूर याद रखना है। आगे आता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी थी, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा। जो तुझके बाबरी है या बाबरनामा है ये बाबर की आत्मकथा है, तुझके बाबरी का ही दूसरा नाम जो है वो बाबरनामा कहा गया है। तो ये जो बाबर ने खुद लिखी थी आत्मकथा अपनी, तो ये तुर्की भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी, ये तुर्की भाषा में इसने इसकी रचना जो थी वो की थी बाबर ने। तो जिसे अकबर ने, अकबर कौन था, अकबर बाबर का जो था वो पौत्र था। ठीक है, तो पुत्र तो नहीं, पुत्र हुमायूं पुत्र का पुत्र था। ठीक है, तो ये पौत्र था। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया था, ये जो तुझकी बाबरी थी या बाबरनामा था इसका कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में रूपांतरण जो था वो करवाया था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि बाबरनामा जो थी ये तुर्की में लिखी गई थी अकबर के द्वारा, लेकिन बाबर के द्वारा, लेकिन अकबर ने इसका फारसी में रूपांतरण जो था वो करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। तो ये बाबर ने स्वयं लिखी थी बाबरनामा या तुझके बाबरी। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा है। आगे आता है कि बाबर ने क्या किया था, बाबर ने भारत में शाहरुख, ठीक है, जो कि हमारे अभिनेता हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं थे, तो इनकी हम बात कर रहे हैं। जो शाहरुख थे इनके नाम से चांदी के सिक्के जो थे ये चलाए थे। ठीक है, तो बाबर ने शाहरुख के नाम से चांदी के सिक्के जो थे वो भारत में चलाए थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाबर की, तो बाबर ने चांदी के सिक्के जो थे वो शाहरुख नाम से चलाए थे। आगे आता है कि 1530 में बाबर की जो मृत्यु थी वो आगरा में हो गई थी। ठीक है, तो जो बाबर की मृत्यु थी ये 1530 में आगरा में हो गई थी। तो उस पहले जो था वो बाबर की शरीर को जो था वो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में बागे बाबर में उसे दफनाया गया। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो गई थी, लेकिन इसको जो था वो पहले तो आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया, लेकिन बाद में इसका जो शव था वो काबुल में बागे बाबर में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो बाबर को काबुल में आरामे बागे बाबर में जो था वो दफनाया गया था। ठीक है, आगे आता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल था ये कहां से कहां तक था, ये 1530 से लेकर 1556 तक था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी पर हुमायूं जो था वो बैठा था। ठीक है, तो आपने पता चल गया कि जो बाबर था ये 11 वर्ष की आयु में फरगना की राजगद्दी पर बैठा था, और जो हुमायूं था तो बाबर की मृत्यु आगरा से हुई थी, तो ये 23 वर्ष का था उस टाइम पर जब ये राजगद्दी पर आगरा की राजगद्दी पर बैठा था। तो ये हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो आगे आते हैं 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ था, शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था। 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित जो था वो कर दिया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
तो आगे आता है कि 1540 में एक युद्ध और हुआ जिसको कहा जाता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। कौन सा युद्ध है? ये है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो ये जो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो है ये हुआ था 1540 में। और इसमें जो था शेरशाह या शेर खान जिसे कहा जाता है या फिर शेरशाह कहा जाता है, इसने हुमायूं को पराजित कर दिया और आगरा तथा दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो जो कन्नौज या बिलग्राम दूसरा युद्ध जो हुआ था दोनों के बीच में, पहला तो चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच में, तो उसमें भी हुमायूं पराजित हो गया था। लेकिन जब 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ तो उसमें जो शेर खान था या शेरशाह सूरी था, उसने क्या किया था? उसने दिल्ली तथा आगरा को अपने अधीन कर लिया था। और इस युद्ध के बाद जो था वो हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध में जाना पड़ा था। उसने सिंध में शरण ले ली थी, भारत को छोड़ दिया उसने शेर खान के डर से, और वो सिंध में चला गया। कौन किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हुमायूं की बात। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद जो था वो हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर सिंध चला गया था। ठीक है, तो ये 1540 में ये युद्ध हुआ था बिलग्राम का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो युद्ध जितने भी आते हैं आपने उनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लेना है और याद भी जरूर रखना है कि कौन सा युद्ध किसके और किसके बीच में और कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध मैंने आपको बता दिया 1540 में हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे आता है 15 वर्ष के निष्कासित जीवन। अब इसने क्या किया? 1540 में ये बिलग्राम के युद्ध के दौरान ये चला गया, सिंध चला गया। तो अब ये 15 साल तक सिंध में ही रहा। ठीक है, तो 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान इसने क्या क्या किया? इसने किया मीर अली अकबर की पुत्री, तो मीर अली अकबर जो थे उनकी पुत्री हमीदा बानो उसका नाम था, उसकी पुत्री से 1541 में उसने विवाह जो था वो कर लिया था। 1540 में ये भारत छोड़कर सिंध गया, तो उसके बाद इसने मीर अली अकबर जो थे उनकी पुत्री हमीदा बानो से उसने वहां पर जो था वो शादी जो थी वो कर ली थी। ठीक है, तो वहां पर उसने 1541 में विवाह कर लिया था। तो हमीदा बानो से शादी कर ली हुमायूं ने। तो हमीदा बानो ने क्या किया? हमीदा बानो जो थी इसने कालांतर में अकबर को जन्म दिया। ठीक है, तो हमीदा बानो अकबर की माता जी हुई। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अकबर की माता जो थी वो उसका नाम हमीदा बानो था। ठीक है, तो हुमायूं उसके पिता थे और हमीदा बानो माता का नाम था। तो ये मीर अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो, जिसने कालांतर में अकबर को जन्म जो था वो दिया था। आगे आता है 1555 की अगर अब हम बात कर रहे हैं तो 1555 में हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली का बादशाह जो था वो बन गया था। ठीक है, लगभग 15 वर्ष के बाद ये भारत वापस आया और फिर से दिल्ली का बादशाह जो था वो बन गया हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं 1555 में भारत वापस आया और एक बार फिर से दिल्ली का बादशाह जो था वो बन गया था। अब हुमायूं की मृत्यु जो थी ये दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हो गई थी। तो भारत आने के बाद 1555 ये भारत आया, दिल्ली का बादशाह बना और 1556 में ही इसकी मृत्यु जो थी वो हो गई थी। अब हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु जो थी ये दीन पनाह नाम का एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी। तो दीन पनाह पुस्तकालय जो है उसका नाम आपने याद रखना है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर जो थी वो हुमायूं की मृत्यु जो थी वो हुई थी। ठीक है, आगे आता है कि हुमायूं की विधवा, वैसे आपको पता है हमीदा बानो भी हुमायूं की पत्नी थी। तो इसी प्रकार से ये जो मुस्लिम शासक होते थे बहुत ज्यादा शादियां करते थे, तो इसी प्रकार से इनकी एक और विधवा थी हाजी बेगम। ठीक है, क्या नाम था उसका? हुमायूं की बेगम जो हाजी बेगम थी उसने हुमायूं का दिल्ली में मकबरा बनाया। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ने हुमायूं का दिल्ली में मकबरा बनवाया जिसे ताजमहल का पूर्वगामी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये ताजमहल का पूर्वगामी जो है ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताजमहल को बनाने से पहले ये मकबरा जो था ये बन चुका था। ठीक है, तो ये मकबरा जो था ये हुमायूं की विधवा हाजी बेगम जो थी उसने बनवाया था। कहां पर? दिल्ली में ये मकबरा उसने हुमायूं की याद में बनवाया था। ठीक है, तो जिसे ताजमहल का पूर्वगामी इस मकबरे को कहा जाता है। तो ये हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है कि हुमायूं के जीवन की घटनाओं का उल्लेख हुमायूं नामा में हमें मिलता है। जिस प्रकार से बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके बाबरी या बाबरनामा, उसी प्रकार से हुमायूं की जो जीवन काल की घटनाएं हैं, जितनी भी उसके साथ घटनाएं हुई, उसने युद्ध लड़े, उसने जो भी काम किए, उन घटनाओं का हमें जो वर्णन मिलता है वो कहां से मिलता है? हमें मिलता है हुमायूं नामा से। ठीक है, तो हुमायूं नामा से हमें वर्णन मिलता है, लेकिन
इसने जो इसकी जीवन की घटनाएं थी इसने स्वयं रचना नहीं की थी। बाबर ने तो स्वयं लिखा था लेकिन इसने स्वयं नहीं लिखा था। इसकी हुमायूं नामा की रचना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? बाबर की पुत्री या हुमायूं की सौतेली बहन जो थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना जो थी वो की थी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पर भी जो स्त्रियां थी उनको उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो होती थी। ठीक है, उस टाइम की स्त्रियां जो थी वो भी पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो तभी तो उसने गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जिसमें कि हुमायूं के जीवन की तमाम जो घटनाएं थी उनका वर्णन जो था वो किया गया था। ठीक है, आगे आता है बाबरनामा। तो बाबरनामा या तुझके बाबरी, ठीक है, बाबरनामा या तुझके बाबरी, बाबर ने स्वयं उसकी रचना की थी और ये बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा था, जिसको कि तुझके बाबरी या बाबरनामा का नाम जो है वो दिया जाता है। उसी प्रकार से हमें दो जो ग्रंथ है उनका पता चल गया। तो बाबरनामा बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया है और जो हुमायूं नामा है वो बाबर की पुत्री या हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम के द्वारा उसकी रचना जो है वो की गई है। ठीक है, तो हुमायूं का पूरा नाम जो था ये क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है, पूरा नाम क्या था हुमायूं का? नसीरुद्दीन हुमायूं। ये भी आपने याद रखना है, हुमायूं का पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो आगे आते हैं, बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा होने के कारण ये बाबर का उत्तराधिकारी बना था। तो बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा जो था वो हुमायूं था, इसलिए हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी जो था वो बनाया गया था। उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बाबर का पुत्र कौन हुआ? अकबर हुआ। तो अकबर के बारे में हम अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने इस सीरीज के साथ जरूर से जुड़े रहना है। ये क्लास नंबर 16 थी। आगे की क्लास जो है वो क्लास नंबर 17 होगी, तो उसमें भी आपके लिए जो है वो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट होते हैं इसी प्रकार से मैं आपके लिए लाती रहूंगी। ठीक है, तो आपने प्लीज ये जो सीरीज है इसके साथ जरूर जुड़े रहना है। इस सीरीज की सभी जो जितनी भी क्लासेस है क्लास 1 से लेकर उन सभी को जरूर जाकर देखना है, तभी जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये क्लासेस जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करना है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं प्लीज लाइक करना।